तो आज हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं कि कंसल्टेंसी बिजनेस या जो डीएसए बिजनेस होता है उसमें हम सेल्स ओरिएंटेड काम करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग करते हैं, सेल्स सोर्सिंग करते हैं बिजनेस की, और बिजनेस सोर्स करके हम लोग बैंक में भेज देते हैं या जिस भी एनबीएफसी वगैरह में, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो काम होना होता है उनके पास भेज देते हैं। अब वो वहां पे प्रोसेस करते हैं, देन प्रोसेस करने के बाद सैंक्शन रिजेक्शन जो भी होता है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो सारा प्रोसेस किस किस तरीके से होता है, स्टार्ट फ्रॉम हमारा प्रोसेस है वो भी, बाकी सारे प्रोसेस पूरा हम लोग रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेस की, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि प्रोसेस में हमारे 4 कैटेगरी में हम लोग इसको बांटते हैं, 4 सेक्शन में बांट लेते हैं ओवरऑल प्रोसेस को। 1 इज दी सेल्स, 2nd क्रेडिट, 3rd ऑप्स और 4th कस्टमर केयर, ठीक है। इन चारों तरीके को हमें समझना है कि हर स्टेज पे क्या क्या काम होना है। तो अभी तक जितना हम काम कर रहे थे वो सारा काम कर रहे थे सेल्स का, ठीक है। अब सेल्स में क्या बेसिकली क्या होता है, सेल्स में हम लोग इसको फर्दर जो है क्या क्या चीजें इसमें होंगी। एक तो सोर्सिंग होगी। अब सोर्सिंग किस किस तरीके से हो सकती है, कौन बताएगा। बेसिकली एडवर्टीजमेंट, कस्टमर रेफरेंस या फिर रिपीट। कस्टमर रिपीट होता है या कस्टमर रेफरेंस देता है वो ब्रोकर सोर्सिंग, बेसिकली यही है। और कोई तरीका सोर्सिंग का, ब्रोकर में आ गया डायरेक्ट सेल्स। हाउ कॉलिंग, चाहे वो टेलीकॉलिंग है या फिर डोर टू डोर मार्केटिंग भी हो सकती है, जिसको कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं, टेलीकॉलिंग या कोल्ड कॉलिंग। और कोई तरीका, यही 3-4 तरीके हैं जिनसे आपकी सेल्स या सोर्सिंग बेसिकली आ सकती। सो सेल्स में हमारा मेन काम है सोर्सिंग का। सोर्सिंग किसी भी तरीके से आनी है, चाहे वो मार्केटिंग एक्टिविटीज के तरीके से आनी है, डिजिटल मार्केटिंग से आनी है। डिजिटल मार्केटिंग में आपका जो इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा गूगल है, फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से जो भी हमारे पास उनके थ्रू मार्केटिंग एक्टिविटी के थ्रू लीड्स आनी है, उन लीड को फिर कॉल करके सेग्रीगेशन करना है, उनसे बातचीत करके हमारे मतलब के काम निकालना है। 2nd कस्टमर रेफरेंस या फिर रिपीट उनका होना कस्टमर्स का, वो तभी होगा जब आप सर्विस बेटर दोगे। और सिर्फ एक ही काम होगा, एक ही ध्येय होगा हमारा कि हम कस्टमर को सर्विस देना चाहते हैं। हम कुछ भी झूठ सच बोल के मार्केटिंग नहीं करेंगे, या हम प्रोसेस जो है इस तरीके से नहीं करेंगे कि कस्टमर को, क्योंकि जो भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, चाहे उसने 4 बार 10 बार लोन ले भी रखा है, तब भी उनको बहुत सारा आइडिया नहीं होता चीजों का कि भाई बैकग्राउंड में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या क्या ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं, हिडन चार्जेस हैं, या कल को लोन बंद करने के टाइम पे आएगा, या लोन प्रोसेसिंग मतलब लोन होने के बाद कभी उसको कोई स्टेटमेंट चाहिए तो उस समय किस तरीके का प्रोसेस होगा, प्री क्लोजर के टाइम पे क्या रहेगा, इन बिटवीन अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, मान लीजिए किसी बोरोवर या को बोरोवर की डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति में किस तरीके से प्रोसेस करना होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कस्टमर को नहीं पता होती हैं, लेकिन एज ए स्पेशलिस्ट हमें पता होती हैं। तो हमें उन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए किसी भी कस्टमर को सर्विस देते समय हर चीज को क्लैरिटी से बता के चलना है। कुछ भी ऐसा हाइड नहीं करना है कि नहीं, मुझे एक काम को कंप्लीट होने में मुझे इंसेंटिव मिलना है तो मैं कुछ भी उल्टा सीधा करके बोल के कस्टमर को क्लोज कर दूंगी। नो, वो हमें कभी भी नहीं ध्यान रखना है। बिलीव मी, पिछले 12-13 सालों से जब से मैं अपना ऑफिस चला रहा हूं, अपना बिजनेस कर रहा हूं, तब से मेरा बेस ही ये रहा है कि हमारे पास कस्टमर ही रेफरेंस आते हैं। अभी भी 2010-11 उससे भी पुराने कस्टमर्स रिपीट होते हैं, आते हैं कि भाई आप काम करवाओ। इनफैक्ट कई काम तो ऐसे हैं जो मैं छोड़ चुका हूं, मैं नहीं काम करता हूं, जैसे 50-60 लाख तक के लोन मैं नहीं देखता आज की डेट। हम शुरू करने जा रहे हैं, बट आजकल मैं वो नहीं देख रहा था। अब हम दोबारा से शुरू करेंगे बिकॉज हम लोग को लैंडिंग में जा रहे हैं। सो मार्केटिंग मतलब बेसिकली एडवर्टीजमेंट पार्ट हो गया। एडवर्टीजमेंट जो है न्यूज़पेपर वगैरह में भी हो सकती है, या बिल बोर्ड्स में हो सकता है, या कहीं एग्जीबिशन में स्टॉल लगा के भी एडवर्टीजमेंट हो सकती है। वो सारे एडवर्टीजमेंट के तरीके हैं। कस्टमर रेफरेंस, कस्टमर रिपीट या कस्टमर रेफरेंस। कस्टमर आपको तभी रेफरेंस देगा किसी जानकार का जब उसकी उसने जब हमारे साथ डील किया था तो उसको ओवरऑल बहुत अच्छी सर्विस मिली होगी। सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी सर्विस मिली होगी। तो हमारा ये प्राइमरी मोटिव होना चाहिए। अगर आप ध्यान से रखो तो मैंने जो सोर्सिंग के पैरामीटर्स हमने रखे, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने सोर्सिंग पैरामीटर्स रखे, तो सोर्सिंग पैरामीटर्स में ब्रोकर सोर्सिंग को हमने लोअर साइड में रखा है, जबकि ज्यादातर जो लोन करने वाले लोग हैं वो ब्रोकर सोर्सिंग को सबसे ऊपर रखते हैं। हमें नए कस्टमर तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमने एडवर्टीजमेंट को सबसे पहले रखा। सेकंड नंबर कस्टमर रेफरेंस। कस्टमर रेफरेंस अगेन दोबारा से सेम चीज रिपीट कि भाई
कस्टमर वही रिपीट होगा जिसको सर्विस अच्छी मिली होगी, कस्टमर वही रिपीट होगा जिसको सिर्फ अच्छी नहीं बहुत अच्छी सर्विस मिली होगी। कस्टमर किसी के देखो हमारे समाज में क्या सिस्टम है, लोन लेने वाला आदमी आसानी से दूसरे को बताता नहीं है कि मैंने लोन लिया है। आज भी चलो दिल्ली जैसे शहर में तो फिर भी अब लोग खुलने लग गए हैं, लोग बताने लग गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे पुराने जो लाला लोग हैं या जो आज की डेट में 60 के आसपास की एज के हो चुके हैं लोग, वो आसानी से किसी को ये नहीं बताते कि हमने लोन लिया है। लोन लेना एक तरीके से उनकी जो है इज्जत को थोड़ा नीचे करता है। कोई ये नहीं बताना चाहता कि मैंने लोन लेके अपना काम कर रहा हूँ, या लोन लेके मैंने घर लिया, या लोन लेके मैंने ये किया है। कोई ये नहीं बताना चाहता कि मैं लोन लेके गाड़ी ली है। ये तो दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये देखो इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, लेकिन ये नहीं बताना चाहता कि मैंने लोन लिया है। तो अगर कोई किसी को रेफरेंस देगा, कोई कस्टमर को आपने लोन दिलाया है, कोई सर्विस दी है, और वो कहेगा कि नहीं भाई, किसी जानकार को, किसी वेंडर को, किसी को भी बोलेगा कि भाई आप इन्हीं के थ्रू लोन लो, दिल्ली वेल्थ ग्रुप के थ्रू लोन लो, तो वो ये इंश्योर करेगा कि उसको सर्विसेज बेटर मिली है, तभी वो रेफरेंस देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अगर आपने एक भी गलती की, एक भी शब्द ऊपर नीचे कर दिया, तब भी उससे नाराज हो जाएगा। सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी परेशानी है। थर्ड इज ब्रोकर सोर्सिंग। ब्रोकर में कौन कौन हो सकता है? जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जिनको हमारी लाइन में, ठीक है, डीलर्स हो सकते हैं, रिटायर बैंक मैनेजर्स हो सकते हैं, अकाउंट्स प्रोफेशनल हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं। अकाउंटेंट्स अलग होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग होते हैं। सीएस भी हैं, बहुत सारे सीएस फर्म्स हैं जो कंपनी सेक्रेटरीज वो काम करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर मैंने आपको बता दिया, बिल्डर हो सकते हैं। और क्या हो सकता है ब्रोकर्स में? और बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपना बिजनेस तो करते हैं, लोन दिलाने का बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है। लाइक कोई लोग बिजनेस लोन ही सिर्फ करते हैं, या कोई लोग पर्सनल लोन ही सिर्फ करते हैं, कोई लोग कार लोन ही सिर्फ करते हैं। तो ऐसा स्थिति होती है। तो जो कार लोन करते हैं, जो कस्टमर कार लोन लेने जाएगा, उसी को होम लोन की भी जरूरत हो सकती है, उसी को जो है ओडीसीसी की भी जरूरत हो सकती है, उसी को जो है लैब की भी जरूरत हो सकती है। बट क्योंकि कार लोन वाला बंदा जो है वो कार लोन पे फोकस करता है, क्योंकि हर किसी का ना एक सिस्टम बना होता है। उसको एक, जैसे आप किसी काम में निपुण हो गए आपको, तो ऐसे ही कार लोन वाले को कार लोन करने में ही मजा आता है और किसी लोन में वो इंटरेस्टेड नहीं होता। बट जो कस्टमर कार लोन के लिए उस बंदे के पास जाता है, वही कस्टमर होम लोन का भी कस्टमर हो सकता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, ओडीसीसी भी हो सकता है, और अदर किसी भी तरह का लोन का हो सकता है। ऐसे ही बिजनेस लोन, ऐसे ही पर्सनल लोन, वो फोकस्ड एरिया में काम करते हैं, तो वो भी हमारा ब्रोकर की तरह काम कर सकते हैं। देन कॉलिंग, चाहे वो टेलीफोनिक कॉलिंग है, होती वो कोल्ड कॉलिंग ही है। अभी जैसे आप कर रहे हो वो कोल्ड कॉलिंग नहीं है, वो बेसिकली इनबाउंड जो कॉल्स हैं, इनबाउंड जो लीड्स हमारे पास आती हैं थ्रू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनको आप सिर्फ सेग्रीगेट करते हो, उनको समझाते हो कि ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अदरवाइज कॉलिंग नहीं है। कॉलिंग का मतलब नंबर लो, टक 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 टक, लोन ले लो, जो आते हैं आप लोगों के पास भी कॉल आते हैं, उनको ये नहीं पता कि किसको कॉल मिला रहे हैं, कौन है, किस स्टेज पे बैठा होगा, क्या कहानी है, क्या नहीं है, इनकम क्राइटेरिया क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, वो सिर्फ फोन मिलाने, जैसे रैंडम कॉलिंग। ऐसे ही डोर टू डोर मार्केटिंग, जिसको हम कोल्ड कॉलिंग सीधा सीधा बोलते हैं, कि भी हर एक हमने सेल्स के बंदे रख लिए और वो हर शॉप पे जाते हैं और अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, जी हम लोन करवाते हैं। तरीके हैं जिनसे आप सोर्सिंग कर सकते हो। इसमें से सबसे इफेक्टिव जो तरीके हैं, पहले के 3 हैं, 1 2 3। कॉलिंग से आज की डेट में बिजनेस जनरेट नहीं होता। एक टाइम होता था जब कॉलिंग से बिजनेस जनरेट होता था। अब लोग परेशान हो चुके हैं कॉलिंग से। एवरी टॉम डिक एंड हैरी जो है कॉल कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। जो लड़कियां बैठी हैं उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती है, बोलना तक नहीं आता उनको। तो अब अच्छे भले जो कस्टमर्स हैं वो भी परेशान हो चुके हैं। अब वो आप जैसे ही आप कॉलिंग के लिए फोन मिलाओगे, सर आपको लोन का नाम सुनते ही उनका मतलब पारा जो है वो। तो कॉलिंग को मैं डे 1 से, जिस दिन से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं कॉलिंग को हमेशा डिस्करेज करता हूँ। मैंने कॉलर्स कभी नहीं रखे। थोड़ा बहुत बस ये है, ये समझने के लिए कि जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है, या जो हमारा ब्रोकर सिस्टम है, या जिस भी पैटर्न पे हम लोग काम करते हैं, उन सिस्टम को बस मैनेज करने के लिए कॉलर रखे गए हैं। पर हार्डकोर कॉलिंग, या जिसको हम कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं, उसके लिए मैंने कभी भी स्टाफ नहीं रखा। मेरा फोकस कभी भी नहीं रहा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्रेडिट। क्रेडिट बेसिकली एनालिसिस पार्ट होता है। कोई भी अगर आपने बिजनेस सोर्स किया है, उस बिजनेस में, स्पेशली लोन बिजनेस में, कि आपकी सोर्स होने के बाद उस फाइल की, उस सोर्सिंग की, बिजनेस की क्वालिटी क्या है। हर लेंडर का, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अपना एक तरीका होता है काम करने का, कि इन पैरामीटर्स के तहत वो किसी को भी लोन देना चाहते हैं। जैसे हम हाउसिंग लोन की बात कर लें, हाउसिंग लोन को हम मेजरली 2-3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, पहला एक नीस या बहुत अच्छा सैलरीड कस्टमर है, जिसको हम
जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तो अच्छे लेवल का सैलरीड है, मतलब अच्छे ओहदे पे है, कोई सेक्शन ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर या उससे अबव लेवल पे है, या फिर फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, मतलब बहुत अच्छी ब्लू चिप कंपनीज हैं, गूगल में कोई काम करता है, बड़े बड़े कंपनियों के नाम है, एसेंचर में कोई काम करता है, या मेटा में, फेसबुक में कोई काम कर सकता है, इस तरह की बड़ी कंपनियां, टाटा सर्विस, टेली सर्विसेज में काम करता है। नहीं, एनी कंपनी जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट अलग से होती है, आप गूगल करेंगे मिल जाएंगे आप, कि जो कंपनियां वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे लेवल पे उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छा माना जाता है, उनको बेस्ट रेट दिया जाता है, बेस्ट प्रोसेसिंग चार्जेस लिए जाते हैं, बेस्ट सब कुछ उनको बेस्ट मिलता है मार्केट। फिर सेकंड लेवल पे कुछ ऐसे भी हैं जैसे सैलरीड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन हैं कौन, वो क्लरिकल लेवल तक के हैं। क्लरिकल लेवल के जो हैं उनको मतलब लाइक 4th क्लास एम्प्लॉय है, जो स्पोर्ट्स स्टाफ होता है, चाहे वो पियोन हो गया, चाहे वो माली हो गया, चाहे वो अदर स्पोर्ट्स स्टाफ हो गया, या क्लरिकल हो गया। उसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में भी अब जो छोटी कंपनियां हैं, जैसे ये मैडम जहां से काम करके आई, उसकी 200-250 करोड़ की टर्नओवर थी कंपनी की, अब उसका एम्प्लॉय होते हुए भी वो लेवल नहीं है, चाहे तनख्वाह आपको कोई भी मिल रही है, वहां 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह मिल रही है, लेकिन आपको वो बेनिफिट्स जो है होम लोन में नहीं मिलेंगे जो बेनिफिट्स एक गूगल के एम्प्लॉय को मिलेंगे। हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनको मैं क्लरिकल लेवल तक की बात कर रहा हूं, उनमें अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन उनकी जो उस लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मेंटेलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, और उनका बैकग्राउंड बहुत साउंड नहीं होता है। आइडियली, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, आइडियली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा साउंड नहीं होता है, तो वो छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट कर जाते हैं। एक कहावत है हमारे यहाँ पे, एक बीमारी आपको मिडिल क्लास से लोअर क्लास में ला सकती है। ऐसी ही स्थिति इन जो सरकारी एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं, जो क्लरिकल लेवल तक के होते हैं, काफी सारे, नॉट 100%, बट काफी सारे लोग इस तरीके से होते हैं कि वो छोटी सी कोई प्रॉब्लम आई घर में और वो ईएमआई बाउंस करना शुरू कर देते। दूसरा, उनका स्टडी लेवल, आईक्यू लेवल उस लेवल का नहीं होता है कि वो सेंटिमेंट्स को समझे और ये समझे कि भाई पैसा उधार लिया है तो टाइमली देना चाहिए, वो अड़ने लग जाते हैं। जैसे सरकारी एम्प्लॉयज में भी अगर आप ध्यान से देखो तो जो पुलिस के एम्प्लॉय है, पुलिस के कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारियों में हेड कांस्टेबल तक की पोस्ट के जितने भी कर्मचारी हैं, उनको लोन देने में लगभग सब बैंकों को परेशानी है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को परेशानी है। क्यों है? क्योंकि उनको उनसे डरा धमका के, समझा के उनसे किस्तें नहीं ली जा सकती। लॉयर्स हैं, जो छोटे लेवल के लॉयर्स हैं, जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं, स्पेशली छोटे मोटे क्राइम के लॉयर केसेस देखते हैं, उनको लोन देने में बड़ी दिक्कतें हैं। अच्छे प्रोफेशन है, पैसे अच्छे कमा रहे हैं। कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई पुलिस कांस्टेबल है, वो नौकरी तो कर रहा है सरकारी, लेकिन उसके 10 एकड़ 20 एकड़ जो है गांव में जमीन भी है, और वहां से भी अच्छा खासा कमाई है उसकी। 4 प्रॉपर्टियां भी रेंट पे चढ़ा रखी हैं, वहां से भी कमाई है, और सैलरी अलग से आती है। पैसे की तरफ से साउंड है, लेकिन मेंटेलिटी का इशू है कि आपने थोड़ा सा ऊंचा बोला नहीं और उसने सब कुछ बंद कर देना नहीं। तो सारे बैंकों में लगभग रिस्ट्रिक्शन है। हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि सामाजिक तौर पे कौन किस तरीके का है, इकोनॉमिक तौर पे कौन किस तरीके का है, सामाजिक तौर में भी बहुत सारी चीजें हैं। इवन फिजिकल अपीयरेंस में, जैसे जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं, अगर डिसेबल है कोई भी और उसको फाइनेंस चाहिए, किसी भी तरीके का लोन वगैरह चाहिए, कई बैंक जो है डिस्करेज करते हैं, क्योंकि फिजिकली डिसेबल को अगर कल की डेट में डिफॉल्ट कर देता है तो उससे रिकवरी के पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, सेंटीमेंट्स अलग हो जाते हैं कोर्ट्स के, हर चीज के। अब हमें रिटर्न पैरामीटर्स, जो भी किसी भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, बैंक हो, एनबीएफसी हो, कुछ भी है, उसके रिटर्न पैरामीटर्स होते हैं कि उसको किस किस तरीके के लोगों को लोन देना है, किस किस तरीके से लोन देना है, कितना कम से कम और कितना ज्यादा से ज्यादा लोन देना है, किस तरह की प्रॉपर्टी पे लोन देना है, अनसिक्योर्ड देना है या सिक्योर्ड देना है। उन सारी चीजों का एक रिटर्न पैरामीटर्स होते हैं, उनकी सारी चीजों के प्रॉपर रिटर्न पैरामीटर्स होते हैं, जिसको हम पॉलिसी कहते हैं। तो उन पॉलिसी के तहत सारी कार्रवाई, सारा डिस्कशन, सारा एनालिसिस जो किया जाता है, वो करने का काम होता है क्रेडिट डिपार्टमेंट। तो क्रेडिट डिपार्टमेंट बेसिकली जो भी सोर्स बिजनेस है उसकी एलिजिबिलिटी ओवरऑल एनालिसिस करना, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपको आपके इनकम डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कितना लोन दिया जा सकता है, कितना नहीं दिया जा सकता, प्लस ओवरऑल एनालिसिस, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दी होल सिनेरियो, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल के तौर पे समझाया। कलेक्शन रिस्क फैक्टर है या उसकी पुरानी हिस्ट्री किस तरीके की रही है, वो सारा एनालिसिस जो है क्रेडिट का काम है। देखो सर ने यहाँ पर अभी हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो कस्टमर आता है वो कस्टमर सैलरीड होगा या सेल्फ एम्प्लॉयड होगा।
तो कस्टमर एलीट कस्टमर है, ठीक है जी, या कस्टमर किस कैटेगरी का कस्टमर है, उसको किस तरीके से देखते हैं, या किस कंपनी में काम करता है, जैसे सर ने बताया। तो कई बैंकों ने ना उसको कई कैटेगराइज कर रखा होता है कि उसकी क्रिजल की रेटिंग क्या कहती है उस कंपनी की, तो उसके अकॉर्डिंगली A B C D कैटेगरी उन्होंने बना रखी होती हैं। ऐसे ही जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हमने बात करी तो उनकी भी कैटेगराइज होती हैं A B C D, या फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ ग्रेड। अब फोर्थ ग्रेड को जब हम पे लोन देने जाते हैं तो उसकी मेंटेलिटी जैसे सर ने बताया कैसे बदल जाती है, वो उतनी ही जल्दी रिएक्ट कर देगा, उतनी हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करेगा कि आपने क्या चार्जेस उससे लेने हैं, क्या आपने उसको फीस ले रहे हैं, या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि क्रिजल की रेटिंग क्या है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। क्रिजल एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंपनी को अपनी एक रेटिंग देती है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उस कंपनी को भी फर्दर बैंक में अगर लोन लेने के लिए जाना है तो उस रेटिंग के अकॉर्डिंग भी वो डिपेंड करता है कि उसकी कैटेगराइज क्या है, जो कि बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स रेटेड करते हैं। क्रिसिल रेटिंग बेसिकली है। क्रिसिल रेटिंग क्या होती है? वो कंपनीज के लिए रेटिंग एजेंसी होती है, एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज होती हैं। जैसे हम नॉर्मल मोटा मोटा समझने के लिए बता रहा हूं आपको, हम सिबिल में क्या एनालिसिस करते हैं। सिबिल एनालिसिस क्या कहता है? सिबिल एनालिसिस में आपकी हिस्ट्री बताता है, वो आपने कौन सा लोन लिया था, उसको टाइमली भरा नहीं भरा, वो सिबिल में बताया जाता है। क्रिसिल क्या करता है? अच्छा, सिबिल में भी एक आज की डेट में एक प्रॉपर एनालिसिस निकलता है। अगर आप सिबिल की पेड सर्विसेज वगैरह लेते हैं तो आपका प्रॉपर पूरा ट्रांजेक्शन से आपका प्रॉपर पूरा प्रोफाइलर निकल के आता है। तो वो पूरा प्रोफाइलर क्या होता है कि आप किस तरीके का धंधा कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, आपका लेन देन कैसा है ओवरऑल, सिर्फ लोन के जब मामले में नहीं, ओवरऑल लेन देन आपका, आपके व्यवहार अपने वेंडर्स के साथ कैसा है, किसको टाइमली पेमेंट करते हो नहीं करते हो। पर्सनल का नहीं निकलता है, कंपनीज का निकलता है। हाँ, अब हम बात करते हैं क्रिसिल की बात। तो क्रिसिल में इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल चला जाता है, और इंडिया में 5 जैसे सिबिल की जो एजेंसीज हैं, जिसको हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बोलते हैं, ऐसे 4 एजेंसीज हैं, सिबिल, इक्विफैक्स, क्रिफ और एक्सपीरियन। ये 4 हैं। ये चारों ही एजेंसियां आपकी क्रेडिट स्कोरिंग या क्रेडिट रेटिंग देते हैं, इंडिविजुअल्स की प्लस बिजनेसेस की भी। अब ये क्या करती है? ये सिर्फ आपका एनालिसिस देती है कि आपने कोई लोन लिया तो उसको टाइमली भरा है नहीं भरा, या कैसे कैसे रिपेमेंट की, लेट पेमेंट किया, आज भी ड्यूज है नहीं है, वो सारा मोटा मोटा रिपोर्टिंग। बट क्रिसिल जो है, क्रिसिल जैसी और भी कंपनियां हैं, वो आपकी कंपनी की ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताते हैं। ग्रोथ कैसे आ रही है उसके, मतलब अगर आप बैलेंस शीट का एनालिसिस करने के अगर मतलब 50 पैरामीटर है, तो 50 पैरामीटर्स को के तहत आपको एनालिसिस करके रिपोर्ट बना के देगी, और वो फिर रेटिंग देती है ABC, फिर उसमें भी AA, AAA, फिर प्लस और माइनस के फिगर्स रहते हैं। तो वो इस तरह की रेटिंग होती है। जितनी जिसकी ज्यादा अच्छी रेटिंग होगी, यानी कि A इज द बेस्ट और C इज द खराब। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी में काम करता है, कोई भी एम्प्लॉय जब जॉब करता है, तो आप किसी ने अगर पर्सनल लोन लिया हो, कार लोन लिया हो, बेसिकली सुपर का मतलब क्या? अब आज की डेट में हम रिलायंस की बात करें, भाई प्रॉफिट मेकिंग है, जो वहां एम्प्लॉय काम करते हैं, कोई मेजर कभी कंप्लेंट्स आती नहीं है, हड़ताल नहीं होती है तो वो भी लाला कंपनी। ठीक है, एक ही बंदा हैंडल करता है सब कुछ, ऐसा तो नहीं है कि भाई, हालांकि बोर्ड है, वहां पे बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, मतलब डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो सारा कंपनी को चलाते हैं। एक अकेला बंदा डिसीजन नहीं लेता। स्टिल वहां पे जब हम बात करते हैं, वो एक अच्छी कंपनी कैसे कहलाती है कि भी वहां पे ओवरऑल पे स्केल कैसा है, एम्प्लॉइज की हेल्थ का, मतलब ओवरऑल हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाता है, ओवरऑल मतलब सब कुछ, फाइनेंशियल हेल्थ है उनका, फिजिकल है, मेंटल है, एवरीथिंग, उनका ओवरऑल जो सोशल स्टेटस है उसको, उसका क्या किस तरीके का है। ठीक है, वहाँ फैक्ट्री में हड़ताल कितनी बार होती हैं, सुसाइड होती हैं, एलिगेशंस लगते हैं, बहुत कुछ होता है भाई। जैसे फीमेल वर्कर के लिए किस तरीके का मतलब वहाँ सपोर्ट है, वो सारी चीजें जैसे जैसे कंपनियों में एक स्टैंडर्ड बनाते जाते हैं, एक लेवल क्रिएट करते जाते हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी बड़ी या छोटी या अच्छी या बुरी होती जाती है। तो वहाँ जैसे बहुत अच्छी बड़ी कंपनी पे अगर कोई काम कर रहा होगा, मान लो कोई रिलायंस में काम कर रहा है और कोई मान लो हमारे यहीं काम कर रहा है, तो देयर विल बी डिफरेंस ना, हमेशा डिफरेंस होगा। तो यही चीजें होगी। अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉयड है, कहने का मतलब ये है कि सैलरीड एम्प्लॉय तो किस कंपनी में काम करता है उसके लिए उतना ही आसान हो जाता है,
और कोई कंपनी खुद लोन लेने के लिए जा रही है तो उसकी खुद की कैटेगरी क्या कहती है, उसको उस तरीके से लोन मिल जाता है। अब जैसे हम क्रेडिट की बात करते हैं तो बैंक भी डिसाइड करता है 3 चीजों पर कि कैसे लोन देना है। आओ, लोन कैसे देना है पहले बात तो, और किसको देना है, लोन कैसे देना है, किसको देना है और कितना देना है, फिर आ जाता है लास्ट में होम। यही 3 चीजें हो गई। ये कैसे देना है ऊपर नीचे हर एक के कुछ ना कुछ ऊपर पॉलिसी हर एक बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की डिपेंड करती है। किसको देना है ये भी वो डिसाइड करता है, और अमाउंट भी हर बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का अमाउंट वेरी करता है जिस तरीके से। यही चीज होती है कि देना कैसे है, कितना देना, किसको देना है और कितना देना है। क्रेडिट के अंदर तो यही 3 चीजें आती हैं बेसिकली। अब इसको मैं थोड़ा सा और रिवाइंड करता हूँ, ज्यादा लेके नहीं जाऊंगा। अगर देखें तो कैरेक्टर, हु में तो ओवरऑल कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर कि भी कैसा किसको पैसा देना है, उसका ओवरऑल स्टेटस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड चेक्स होते हैं। जैसे आपको अगर कहीं नौकरी मिलनी है तो आपका हिस्ट्री क्या रही है, आपने कितने लोग एम्प्लॉयर के साथ झगड़े करे हैं। अगर आपकी हिस्ट्री ये रही है कि पिछले 4 एम्प्लॉयर के साथ आप झगड़ा करके नौकरी से निकले हो, या आपको निकाल दिया गया है नॉन परफॉर्मर या उसकी वजह से, तो नई नौकरी मिलने में उतनी आसानी नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पुरानी नौकरी से कम सैलरी पे ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कैपेसिटी, जैसे सर ने बताया था एलिजिबिलिटी, कि उस आदमी को अगर कितना लोन दिया जाए ताकि वो इजीली ईएमआई भर सके। ठीक है। तीसरा आ गया इसके अंदर पॉइंट कि कैपिटल, उसने अभी तक क्या कमाया, उसने क्या जोड़ा, एसेट बेस बेसिकली हम कस्टमर से भी पूछते हैं, नेटवर्थ कह लो, एसेट नेटवर्क कह बेस। लो। मैं एज ए सैलरीड पर्सन हूँ तो अगर मैं 20 साल से जॉब कर रहा हूँ तो मैंने कोई प्रॉपर्टी बनाई है क्या, मैंने कोई एफडी करी है क्या, मैंने कोई म्यूचुअल फंड जोड़ रखा है या कुछ भी ऐसा, या प्लॉट या कुछ ऐसी सेविंग कर रखी है। एज ए बिजनेसमैन क्या मैंने कोई दूसरी कंपनी खड़ी कर रखी है, या अपनी कंपनी में ही मैंने कैपिटल इतनी डाल रखी है, अपना पैसा लगा रखा है, या मैंने कोई और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर ली है। तो इस तरीके कुछ भी कैपिटल, कहने का मतलब है आदमी कमा रहा है ना, और कमा के कहीं इन्वेस्ट कर रहा है ना, चाहे वो अपनी कंपनी में कैपिटल क्यों नहीं डाल रहा है, चाहे अपनी ही जैसे मान लो सैलरीड है तो सैलरीड क्या करेगा, उसने मकान दुकान कुछ ले रखा होगा, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगी, एफडी में होगी, कहीं शेयर्स में होगी, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कर रखा है। या दूसरा, जैसे बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन मान लो कंपनी में नहीं है तो उसने प्लॉट खरीद रखे होंगे, शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट होगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं होगा तो कहीं और इन्वेस्ट होगा। कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसका एसेट बैक, जिसको नेटवर्थ भी बोलते हैं हम। नेटवर्थ बेसिकली एक शब्द सरकारी बैंकों में ज्यादा यूज होता है। नेटवर्थ बेसिकली आपकी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, दैट इज नेट वर्थ। आपकी एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है, उनको एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो आपकी नेट निकल के आती है, नेट वर्थ कितनी है, वो कहते हैं ना आपकी औकात कितनी है, हिंदी में अगर वो शब्द बोले तो। नेटवर्थ मतलब क्या औकात है बंदे की। डेवलप के लिए तो अगर हम, जैसे सर ने हाउसिंग लोन की बात करी थी तो उसमें एक और जब शब्द जुड़ जाता है कोलेटरल का, कि अगर मैं हाउसिंग लोन या लैब या प्रॉपर्टी बेस्ड कोई लोन अगर कर रहा हूँ तो फिर बाद में ये चीज देख लेते हैं। तो उसमें कोलेटरल कहाँ की आ रही है, कोलेटरल मतलब क्या आ रही है, सिक्योरिटी। जैसे मान लो आपने जो प्रॉपर्टी खरीदनी है, हाउसिंग लोन की बात करें, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उस प्रॉपर्टी में आपका वो प्रॉपर्टी मान लो डीडीए की, दिल्ली की बात करें तो किसी अथॉरिटी ने, जैसे डीडीए ने वो एरिया या कॉलोनी बसाई है, या वो कॉलोनी कच्ची कॉलोनी थी और फिर उसको गवर्नमेंट ने जबरदस्ती रेगुलराइज कर दिया है क्योंकि वहां लोग बस गए हैं, अब उनको हटाना मुश्किल है। सो कोलेटरल को समझना बहुत जरूरी है। कोलेटरल जितनी अच्छी होगी, जितनी इजीली बिकने वाली कोलेटरल होगी, यानी कि कल की डेट में अगर पार्टी डिफॉल्ट कर देती है, ठीक है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले प्रोफाइल समझाया था कि भी प्रोफाइल में जितना अच्छा प्रोफाइल होगा, जितनी अच्छी कंपनी में काम करता होगा, गवर्नमेंट के अच्छे ओहदे पे बैठा होगा, तो उनको सबसे बेस्ट डील मिलेगी लोन की। या जिन कंपनियां, जो कंपनी कोई लोन लेने के लिए आती है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी है तो वो कंपनी या फर्म लोन लेने के लिए आती है, उसका जितना अच्छा मार्केट रेपुटेशन होगी कंपनी की, उतना बेटर उनको लोन की डील मिलेगी। ऐसे ही कोलेटरल भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है कि अगर आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि हाउसिंग लोन अगर आप लोग गांव में लेने जाएंगे, ठीक है, तो अलग तरीके का होगा, रेगुलराइज कॉलोनी में लेने जाओगे तो अलग तरीके का होगा, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी में लेने जाओगे तो अलग तरीके का होगा। उसमें फिर बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं कि भी बिल्डिंग का नक्शा कैसे होगा। हमारे यहाँ क्या है, पढ़े लिखे बच्चे भी, पढ़े लिखे जवान भी, पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बेवकूफियां कर डालते हैं सिर्फ कही सुनी बातों में आके, उसने ये कहा था तो वही सच है। अपना ना तो दिमाग लगाते हैं,
ना इंफॉर्मेशन कहां से आई है उसके सोर्स का ऑथेंटिसिटी जांचते हैं। भाई किसी ने कुछ भी कह दिया तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। हालांकि ये सादगी, हम साधारण शब्दों में इसको सादगी बोलेंगे, लेकिन अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो बेवकूफी होती है। कोलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कि किस लोन लेने के लिए अगर आपको कोई सिक्योरिटी देनी है, तो ऐसी स्थितियों में जब अगर ऐसा कोई लोन हमारे पास आएगा, तो लोन तो आज की डेट में हो जाते हैं ऐसे, लेकिन उनपे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होंगे, चाहे वो कितना ही अच्छा प्रोफाइल क्यों ना हो, कितना ही अच्छा सिविल क्यों ना हो, उनके चार्जेस ज्यादा लगेंगे, उनके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए, क्योंकि उन प्रॉपर्टियों को बाद में बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर डिफॉल्ट हो गया तो। एंड डिफॉल्ट कौन कर सकता है इसका किसी को कुछ नहीं पता। किन स्थितियों में डिफॉल्ट हो सकता है किसी को कुछ नहीं पता। जहां लोन देने वाले का रिस्क बढ़ जाएगा, चाहे वो प्रोफाइल को लेके बढ़े, चाहे वो कोलेटरल को लेके बढ़े, वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट और बाकी सारी चीजें बढ़ती चली। जैसे हम शालिनी का कई बार सवाल आता है, सर वो मार्जिन मनी कम लगाना चाहता है, मार्जिन मनी 10% ही लगाना चाहता है स्टार्टअप बिजनेस में। तो अगर मान लो वो अपना 10% लगाएगा, 90% बैंक से लेगा, तो बैंक का रिस्क बहुत ज्यादा है ना। बैंक का रिस्क ज्यादा है तो बैंक उससे प्रीमियम चार्ज करेगा। यानी कि अगर ज्यादा रिस्की प्रोफाइल में हाथ डालेगा तो भाई बैंक भी पैसा डूब भी सकता है। अगर वही कस्टमर 10% की जगह बोलता है यार मैं 30-40% मैं लगाता हूँ, 60-70% तुम दिला दो, तो बैंक का रिस्क कंपैरेटिवली कम हो गया, तो उसको बेटर डील मिल जाएगी। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि किन किन पैरामीटर्स में आपकी फंडिंग हो सकती है, क्या बेटर तरीके से किया जा सकता है, वो सारे पैरामीटर्स को चेक एंड बैलेंसेस करना वो क्रेडिट डिपार्टमेंट का काम। यू थिंक एनीथिंग जो तुमने आज तक के जीवन में सुना है, समझा है, वो सारी चीजें क्रेडिट में एप्लीकेबल होती है और नहीं भी होती है। एक ही बैंक में एक क्रेडिट ऑफिसर उस या क्रेडिट मैनेजर एक कस्टमर को लोन देने के लिए रेडी होता है, ओके होता है, दूसरा मना कर देता है सेम पैरामीटर्स के हिसाब से। देन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट क्या है? अच्छा, क्रेडिट का काम बेसिकली सारा एनालिसिस करने के बाद मेन काम क्रेडिट का रहता है किसी भी लोन को अप्रूव करना या फिर रिजेक्ट करना। सारा एनालिसिस के बेसिस पे क्रेडिट डिपार्टमेंट का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। केस पास कर दिया, अप्रूव कर दिया। देन केस अगर अप्रूव हो गया है तो उस अप्रूवल के बेस के जो आधार बनाया गया है, उन अप्रूवल की जो कंडीशन डाली गई है क्रेडिट डिपार्टमेंट द्वारा, उन कंडीशंस को ऑपरेशन डिपार्टमेंट का काम होता है पेमेंट रिलीज होने से पहले उन सारी कंडीशंस को क्रॉस चेक करे, ये चेक करे कि वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं या नहीं हुई हैं। अगर उन कंडीशंस में किसी तरह की मॉडिफिकेशन हुई है, कोई अपडेट हुई है, बढ़ी है या कम हुई है, तो उन सारे चीजों को पेमेंट रिलीज होने से पहले वो प्रॉपर एनालिसिस करे। इसको हम शॉर्ट में ऑडिट बोलेंगे कि भी वो सारी काम अभी तक का जो सेल्स डिपार्टमेंट ने काम किया है और क्रेडिट डिपार्टमेंट ने जो काम किया है, उस सारे काम को ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ऑडिट करेगा। ऑडिट करके सेटिस्फाई होगा, हर चीज पैरामीटर्स के हिसाब से फिट होगी जो रिटर्न पॉलिसी में पैरामीटर्स में लिखी हुई है, उनके हिसाब से अगर फिटमेंट बैठती है तो फिर वो पेमेंट रिलीज करने के लिए ओके करेगा। पेमेंट रिलीज करने के लिए ओके करने का काम ऑपरेशन डिपार्टमेंट का है कि पेमेंट रिलीज करनी है किसी को या नहीं करनी है। नहीं करनी है तो उसके क्या आधार हैं। इवन कई केसेस में क्रेडिट ने लोन पास कर दिया है, तब भी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ये प्राइवेट बैंकों में होता है मेजरली, सरकारी बैंकों में डिफरेंट तरीके से काम होता है। प्राइवेट बैंकिंग या एनबीएफसीज में लोन पास होने के बाद भी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कई ऐसी कंडीशन से, कई ऐसी चीजों की वजह से मना कर सकता है पेमेंट रिलीज करने से, और लोन यहां से पास होने के बाद भी यहां आके रिजेक्ट हो सकता है। सो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का मेनली काम होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स ने ऑपरेशन से पहले जिन्होंने जो जो काम किया है उन काम को प्रॉपर्ली चेक करना, और उन डिपार्टमेंट्स को बेसिकली सारे काम को चेक करके एज पर दी पैरामीटर सब कुछ फिट है तो पेमेंट रिलीज कर देना। कस्टमर के खाते में डीडी बना के या अकाउंट ट्रांसफर करना है तो जैसे भी करना वो रिलीज कर देना, पेमेंट को फाइनली ट्रांसफर कर देने का काम ऑपरेशन डिपार्टमेंट का होता है। इसके बाद जो कस्टमर केयर हमने लिखा है, इसको हम बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 2-3 तरह की चीजें आती हैं। एक तो कस्टमर से की सर्विस से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लो उसको कोई डाटा चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, कुछ और चाहिए, कल को लोन बंद करना है, कुछ और कहानी है, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। प्लस कलेक्शन भी हो सकता है, यानी कि कोई किसी की ईएमआई टाइमली नहीं आ रही तो उसके घर पे जाके उसको फोन करके वो सारा पोर्टफोलियो मैनेज करना भी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कस्टमर केयर एक अलग एस्पेक्ट हो गया, कलेक्शन एक अलग एस्पेक्ट हो गया, तो वो सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। लोन कंप्लीट होने के बाद, लोन पेमेंट रिलीज होने के बाद का जो काम है, चाहे वो डे टू डे रूटीन में उनकी सिस्टम डेटा अपडेशन है कि भाई ईएमआई आई नहीं आई, डिले हो गया, पेमेंट बाउंस हो गई, क्या हुआ,
वो डेटा अपडेशन है, चाहे वो सिबिल को रिपोर्टिंग भेजने का काम है, या कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं, या छोटी मोटी कोई रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें, या बाद में कलेक्शन होना है, लोन बंद होना है, लोन बंद होने के टाइम पे कस्टमर को एनओसी इशू करनी है, प्रॉपर्टी पेपर रिलीज करने हैं, और कुछ जो कार्रवाई आफ्टर लोन है, लोन होने के पेमेंट रिलीज होने के बाद की जितनी कार्रवाई है, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या कस्टमर केयर आप एक तरीके से समझ लो, उसके चाहे जाता है। कस्टमर केयर प्लस कलेक्शन वो एक ही कैटेगरी में हम लोग रखेंगे उसको।